सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्र कैसे बन सकता है, जबकि हमारा देश विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, पूरा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। ऐसे में बाबा साहब अपने अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में ये बात कहते हैं कि जब इस तरह से कई हजारों जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है तो हम कैसे एक राष्ट्र की भावना को जागृत करेंगे, एक राष्ट्र की भावना को कैसे साकार करेंगे। आज का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का जो यहाँ पर 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने दिया, कई भागों में लेकर हम उपस्थित हुए थे, तो आज अंतिम भाग है और अंतिम भाग हमेशा निष्कर्ष के रूप में होता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आपने अब तक के अंबेडकर संदेश जो 25 नवंबर 1949 का भाषण बाबा साहब का है वो सुना या नहीं सुना, लेकिन ये स्पीच जरूर अंत तक सुने ताकि आप भी निष्कर्ष से, सारांश से वाकिफ हो सकें। अब बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, इस निवेदन के साथ कि यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार हैं आवाज़ का ऑफिशियल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक सुने, अंत तक सुनने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचना चाहिए तो शेयर अवश्य कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि हमें जो कमियां हैं उनमें दूसरी जो है वो बंधुत्व के तत्व को मानना, बंधुत्व के तत्व को हमें मानना होगा। बाबा साहब यहाँ स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की 4 मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं और वो 4 मानवीय मूल्यों की बात में बंधुत्व की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं हमें जो कमियां हैं उनमें दूसरी है बंधुत्व के तत्व को मानना, यानी कि हम बंधुत्व के तत्व को नहीं मानते हैं, ये हमारी कमी है। 25 नवंबर 1949 को ये बात बाबा साहब कहते हैं। तब कहते हैं कि बंधुत्व है क्या, सबसे पहले हमें जानना होगा कि बंधुत्व है क्या। तब बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय लोग अगर एक हैं तो सभी भारतीयों में बंधुत्व का भाव समान रूप में होना है। सामाजिक जीवन में इससे एकता और सामंजस्य आता है, लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल है। कितना मुश्किल है ये इस कहानी से पता चलता है। एक कहानी सुनाते हैं बाबा साहब बंधुत्व के बारे में, तो आइए वो कहानी हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं जो अमेरिका के बारे में जेम्स ब्राइस ने अपने लिखे अमेरिकी कॉमनवेल्थ खंड में बताई है जो बात, मैं इस कहानी को ब्राइस के ही शब्दों में सुनाना चाहूँगा। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के त्रिवार्षिक अधिवेशन में उनकी सामूहिक प्रार्थना में फेरबदलाव करने का प्रसंग आया। प्रार्थना के वाक्यों को छोटा करने और सभी लोगों के लिए होने वाली प्रार्थना को उसमें मिलाना ठीक रहेगा। न्यू इंग्लैंड के प्रमुख धर्म उपदेशक ने ये शब्द सुझाए कि हे प्रभु हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें। उस दिन सभी लोगों द्वारा उत्साह के साथ उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया। इसी वाक्य पर दूसरे दिन फिर सोचा गया। धर्म उपदेशकों के अलावा अन्य कई लोगों को राष्ट्र शब्द पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस शब्द के कारण वास्तव में ना होने वाली राष्ट्र की एकता स्पष्ट रूप से सूचित होती है, इसलिए उस शब्द को हटाया गया और हे प्रभु इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दें शब्दों का प्रयोग किया गया। ये घटना जब घटी तब अमेरिका के लोगों के बीच एकता की भावना की इतनी कमी थी कि उन्हें नहीं लगता था कि उनका राष्ट्र एक राष्ट्र है। अमेरिका के लोगों के मन में एक राष्ट्र की भावना नहीं पनप सकी, तो भारतीयों के मन में उसका पनपना कितना कठिन है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीति के लोगों को भारतीय लोग कहने से कितनी कोफ्त हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्र कहलाना उन लोगों को पसंद था। मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है इस पर विश्वास करना, यानी जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना। हजारों जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र कैसे बन सकता है? सामाजिक और मानसिक नज़रिए से हम
अभी भी एक राष्ट्र नहीं है। इसका ये एहसास हमें जितनी जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद ही हमें एक राष्ट्र होने की ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता चलेगा। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन उपायों का और किन मार्गों का अनुसरण करना है, इस पर हम गंभीरतापूर्वक सोचने लगेंगे। इस उद्देश्य तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन है। अमेरिका के लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे कई गुना मुश्किल है। अमेरिका में जात की समस्या नहीं है, भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात, वे सामाजिक जीवन में फूट डालती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के बीच आपसी तिरस्कार, कटुता और द्वेष की भावना निर्माण करती हैं। हमें अगर वास्तव में राष्ट्र बनना है तो इन सभी मुश्किलों से पार पाना होगा। राष्ट्र निर्माण के बाद ही असल में बंधुभाव देखने को मिलेगा। बंधुत्व बिना समता और स्वतंत्रता की बात करना केवल ऊपरी रंग की परत, केवल बाहरी दिखावा होगा। हमारे सामने अब जो मुश्किल काम है उनके बारे में मेरी ये प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों के लिए आनंददायी नहीं है, ऐसा लग सकता है। इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती या मिल्कियत भर रह गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय बाबा साहब कह रहे हैं। और जब राजनीतिक सत्ता की बात आती है तो वर्तमान में जिस समय ये मैसेज, ये बाबा साहब का संदेश डिलीवर किया जा रहा है, समाज तक पहुंचाया जा रहा है, उस समय राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ है और इसके बाद आने वाले समय में निश्चित रूप से नया कार्यकाल या नए कार्यकाल के रूप में कौन सी सरकार का गठन होगा, किस पार्टी का, किस राजनीतिक दल का, क्योंकि काफ़ी इस बार जो इलेक्शन परिणाम है वो काफ़ी यूँ कहें कि फंसे हुए इलेक्शन रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पक्ष और विपक्ष मजबूत स्थिति में, दोनों ही मजबूत, कोई एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो उस समय के दृष्टिकोण से बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती या मिल्कियत भर रह गई है। इस बात को बाबा साहब अपने अंतिम भाषण संविधान सभा में देते हैं, उसमें कहते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में भी आप चिंतन मनन जरूर करें कि आखिर क्या वर्तमान में बाबा साहब की कही हुई बात आज भी उसी तरह की हमें लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? क्या वर्तमान में भी देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की राजनीतिक सत्ता है? ज़्यादातर लोग केवल बोझ ढोने वाले प्राणी ही नहीं बल्कि शिकार बनकर रह गए हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इससे वे न केवल विकास के मौक़ों से बल्कि मानवीय जीवन का महत्व जानने से भी वंचित रहने वाले हैं। उनका आधा पतन हुआ है। अस्पृश्य लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अपने ऊपर चलाई जाने वाली हुकूमत से ऊब गए हैं। खुद ही राज चलाने को भी आतुर हो गए हैं। अस्पृश्य वर्ग में निर्माण हुई इन तीव्र भावना को वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध बनने तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसका असर विभाजन में हो सकता है, वह निश्चित रूप से विनाशकारी दिन होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि विभाजित घर ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके लिए मौके उपलब्ध करा देना देश के हित में, आज़ादी की रक्षा के हित में, फिलहाल सत्ता का उपभोग कर रहे मुट्ठी भर लोगों के हित में और कुल मिलाकर जनतांत्रिक संरचना बनाए रखने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। जीवन के सभी क्षेत्र में समता और बंधुत्व स्थापित करने से ही ये संभव हो सकता है। इसलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूँ। सभागृह को मैं ज़्यादा थकाना नहीं चाहता। आज़ादी खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस आज़ादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी के कारण अब किसी बुरी बात के लिए हम अंग्रेज़ों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। इसके बाद अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए हमें अपने अलावा किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। अनुचित प्रसंग होने का बड़ा खतरा है। समय तेज़ी से बदल रहा है। हमारे लोग भी नई नई विचारधाराओं को टटोल रहे हैं। लोगों के राज से अब वे ऊब रहे हैं। अब वे लोगों के लिए राज चाहते हैं। राज लोगों का होना चाहिए, लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लोग चाहते हैं अथवा नहीं, इसकी चिंता अब वे नहीं करेंगे।
जिस संविधान में हम लोगों के लिए चुने शासन के तत्व का जतन कर रहे हैं, उसे अगर सुरक्षित रखना हो तो अपनी राह में क्या अड़चने हैं इसे पहचानना होगा। कहने का मतलब संविधान को अगर सुरक्षित रखना है तो इसके सामने अड़चने क्या है वो सबसे पहले हम पहचानने का कार्य करें और उसके बाद उन अड़चनों को हम दूर करने का कार्य करें, जिससे कि लोगों द्वारा चुने गए राज्य से लोगों के लिए राज्य की ओर मुड़ेंगे। इस देश में आगे बढ़ने में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, देश की सेवा करने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा अगर होगा तो मुझे पता नहीं है। ये कहते हुए बाबा साहब अपना संविधान सभा में अंतिम भाषण समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, अंबेडकर संदेश नंबर 428, 429, 430, 431, 432 और आज ये 433, इतने भागों में बाबा साहब का कंप्लीट स्पीच है 25 नवंबर 1949 का। यदि आप पूरा भाषण बाबा साहब का जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अंबेडकर संदेश नंबर आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्रमशः मौजूद है। 428 से शुरू कीजिए और 433 तक आ जाइए, तो इसे पूरा स्पीच आप समग्र रूप से सुन पाएंगे। समय ज़रूर लगेगा, जब आपके पास समय हो तभी आप सुनने का कार्य करें, तो पूरा स्पीच से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। ये छोटे छोटे भाग के रूप में जब हमने आपके समक्ष रखा, छोटे छोटे भाग के रूप में आप लगातार अगर सुन रहे हैं तो आपने तो समग्रता से निश्चित रूप से बाबा साहब के भाषण को विश्लेषण भी किया है, चिंतन भी किया है, समझा भी है। और आप में से कई साथी हम देख रहे हैं लगातार अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सम्मानित साथी, यहाँ पर देश की सेवा करने का एकमात्र उपाय क्या है, ये प्रश्न है हमारा आपसे। हमें आपके प्रश्न का जो जवाब है बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको जरूर बताएंगे बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिस्र नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गुरु में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।